Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed how after non-cooperation movement Gandhiji tried to make another mass movement and what were the conditions to become a next movement that was civil disobedience movement. कि किस प्रकार परिस्थितियां बनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, किस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हमारे काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नई पार्टी में स्वराज पार्टी 1923 में सीआर दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फिर किस प्रकार हमारे संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो डिजाइन था उसको चेंज करने के लिए हमारे यहाँ साइमन कमीशन भारत आया 1928 में. इट वाज अपोज्ड, उसका विरोध क्यों किया गया? बिकॉज नो वन वाज देयर फ्रॉम इंडिया, कोई भी मेंबर भारत का नहीं था. उसके बाद जो लॉर्ड एलिविन उसको वायसराय थे, उन्होंने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा, वी आर गोइंग टू गिव यू द डोमिनियन स्टेटस, कि हम आपको आपके देश में शासन करने की थोड़ी छूट देंगे, बट अल्टीमेट पावर विल बी ब्रिटिशर्स, लेकिन अंतिम शासक तो वही रहेंगे. लेकिन उसके लिए समय डिसाइड नहीं किया गया, अनसर्टेन फ्यूचर, कुछ समय नहीं बताया गया हम कब दे देंगे ये. और उसके लिए उन्होंने इन्वाइट किया हमें टू टेक पार्ट इन ए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, कि आप लंदन आए हमारे से बात करें, वी आर गोइंग टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स, कि हम संविधान में जो बदलाव चाहते हैं हम करने को करेंगे. लेकिन उन्होंने केवल ये बात ही करेंगे, लेकिन लोग कोई समय बताया, डोमिनियन स्टेटस के लिए बोला गया. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर थे उस टाइम पर, दे बिकम मोर असर्टिव, तो और ज्यादा आक्रामक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी. और यहाँ तक कि लाहौर सेशन जब हुआ तो उसके अंदर प्रस्ताव रखा गया, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डोमिनियन स्टेटस, वी आर रेडी टू गेट ओनली पूर्ण स्वराज, कि हमें अब पूरी तरह आजादी चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस की जरूरत नहीं है कि वो शासन करें, हम उनके अनुसार नियमों को मानते हुए भारत को थोड़ी आजादी मिले, हमें तो पूरी तरह हमारा शासन चाहिए. उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. उसमें प्रस्ताव रखा गया जो कराची अधिवेशन, लाहौर जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का, कि 26/1930 को हम अपना आजादी का दिवस मनाएंगे. अब उसके बाद आगे जो घटनाएं हुई उसके अनुसार अब गांधी जी ने सोचा कि उन्हें एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, तो उन्होंने उसके बाद इरविन को, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांग रखी. लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा 31 जनवरी 1930 को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखी उनके सामने. ये जो डिमांड थी किस प्रकार की थी? इट इंक्लूड्स डिफरेंट डिमांड, जनरल डिमांड्स, एक्चुअली जो सामान्य लोगों की डिमांड थी वो शामिल की गई. देन आफ्टर डिफरेंट क्लासेस, जो अलग अलग वर्ग थे बाद में जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार उनके अलग मांगे उसके अंदर रखी गई. इंडस्ट्रीज और पीजेंट्स की मांगे उसके अंदर रखी गई. क्यों रखी गई सारी डिमांड? कि हर वर्ग को टच किया जाए, हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ा जाए आंदोलन में, ताकि सबकी मांग सरकार के सामने रखेंगे, सबको लगेगा हमारे लिए बात कर रहे हैं, तो सब लोग आंदोलन में जुड़ेंगे. इसलिए लगभग जो 11 मांगे थी हर वर्ग को शामिल करके डिमांड रखी गई थी, हर एक वर्ग को शामिल करके, और तभी डिमांड रखी गई थी. सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड थी वो थी अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि सरकार ने नमक बनाने पर टैक्स लगा रखा था, एंड देयर वाज ए मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक टैक्सेस एंड मेक सॉल्ट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली एकाधिकार था, कोई दूसरा भारतीय कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था नमक बनाने की, और उसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया. और नमक क्या है? इट इज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन, आइदर ही इज पुअर और रिच, अमीर है गरीब है, नमक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, सामान्य लोगों की जरूरत थी. इसको सबसे महत्वपूर्ण डिमांड के तौर पर रखा गया कि इस डिमांड को मान लिया जाए, टैक्स हटाया जाए और हमें अनुमति दी जाए अपने आप नमक बनाने की. अब उसके बाद महात्मा गांधी जो 11 डिमांड रखी थी, इट वाज एक्चुअली एन अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम दिया गया उसको वायसराय लॉर्ड इरविन को, कि अगर इन मांगों को 11, ये जो मांग है इनको 11 मार्च तक अगर नहीं माना गया, 11 मार्च 1930 तक, अगर 11 मार्च 1930 तक इन मांगों को नहीं माना गया, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च ए मास मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. सभी नियम है कि हम आपका कोई आदेश नहीं मानेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी नियम को नहीं मानेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे. लेकिन ही वाज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट. लॉर्ड इरविन है कहीं बात करने को तैयार नहीं था, उसने एक भी बात नई की भी मांग नहीं मानी गांधी जी की. देन आफ्टर गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. 7 मार्च को उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी. 12 मार्च को कहां से शुरुआत की? उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से, उनके साथ वैन ही इनिशिएटेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, तो उन्होंने शुरुआत की, उनके साथ थे केवल 78 वॉलंटियर्स, उनके साथ 78 लोग जो उनके साथ थे आंदोलन की शुरुआत में. जो डिस्टेंस था साबरमती से शुरुआत की थी अपने आश्रम से, और कहां तक? एक कोस्टल एरिया ऑफ दांडी इन गुजरात का जो कोस्टल एरिया वहां तक, और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स, और डिस्टेंस था वो लगभग था 240 माइल्स, लगभग 240 मील का.
इट वाज कवर्ड इन 24 डेज, और ये डिस्टेंस कितने दिन में कवर किया? 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च को इन्होंने शुरुआत की थी, 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, और इन्होंने गांधी जी ने क्या किया? बाय बॉइलिंग द वाटर, सी वाटर, ही मेड सॉल्ट एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि कानून के अनुसार नहीं बना सकता था कोई व्यक्ति, सरकार से मंजूरी लेने की मंजूरी मिलती नहीं थी, तो खुद ही सरकार बनाती थी। तो इस प्रकार उस नमक कानून को तोड़ा, खुद गांधी जी ने वहां पानी को बॉयल करके नमक बनाया, और उस कानून को तोड़ा। साबरमती से दांडी तक गए, 240 मील का डिस्टेंस था, लगभग हर रोज 10 मील चलते थे, लगभग हर रोज 10 मील, यानी 24 दिन लगे उनको वहां तक पहुंचने में, और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। रास्ते में जहां भी वो एड्रेस करते लोगों को, तो हजारों की संख्या में वहां लोग उनके साथ जुड़े। अब 6 अप्रैल को जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने नियम तोड़ा, उसके बाद इसकी शुरुआत हो गई, इस आंदोलन की। इस आंदोलन की शुरुआत देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बोला गया था वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट द गवर्नमेंट, हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार का, लेकिन हम नियम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो कानून है उनके अनुसार काम करेंगे, लेकिन सरकार को जहां हमें सहयोग करेंगे, हमें उनके लिए कुछ करने की बात आई, हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू ब्रेक द लॉ, जब तो हम नियम तोड़ेंगे, सरकार के नियम, किसी नियम को नहीं मानेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या किया? पहले ब्रेक द सॉल्ट लॉ खुद गांधी ने बनाया, उसके बाद बाकी लोगों ने भी इसकी शुरुआत कर दी, अपने आप नमक बनाना शुरू कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द सॉल्ट फैक्ट्रीज, जो ब्रिटिशर्स की सॉल्ट फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके सामने धरने प्रदर्शन किए गए, उनके सामने नमक बनाया गया। उसके बाद बायकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था। लिकर शॉप इक्विटेड, जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान वर्ग था, जिनको कि टैक्स वगैरह पे ग्राउंड टैक्स देने से मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। जो हमारे यहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन ऑफिशियल थे, उन्होंने रिजाइन, इस्तीफा दे दिया। एंड ट्राइबल ग्रुप्स ब्रेक द फॉरेस्ट लॉज, अब रिजर्व फॉरेस्ट उस वक्त बना रखे थे, रिजर्व फॉरेस्ट में नो वन कैन गो देयर विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स और द गवर्नमेंट, सरकार की मंजूरी के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। टू ग्रेज द कैटल्स, अपने जानवर चराने के लिए, टू कलेक्ट फायरवुड्स, लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने के लिए, और टू गैदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट होम फॉर द ट्राइबल पीपल, वो सारी चीजों के लिए, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे उनके अंदर जाना शुरू कर दिया, नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स, इससे ये देखा गया कि इतना बड़ा आंदोलन है, तो दे मेड रिप्रेसिव लॉज, उसके बाद कुछ कठोर कानून बनाए गए। एंड इवन द आर्मी वाज देयर, सेना को मंजूरी दे दी गई। मैनी पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम, फायरिंग वाज डन, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग वाज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिए, गोलियां चलाई, उसमें हमारे यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। अब उसके बाद जब ये हमारे यहाँ आंदोलन चलाया गया, इसमें एक चीज और, जब हमारे अप्रैल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक फ्रंटियर क्या है? सीमा, बाउंड्री के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या वेस्टर्न जो हमारी बाउंड्री आज है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है, उस एरिया में ये गांधी जी के सबसे स्ट्रॉन्ग डिवोटी यानी भक्त, इनके नियमों को मानने वाले, उनके जो वैल्यूज, मोरल वैल्यूज थी, जैसे अहिंसा, ट्रुथ, उनके ऊपर चलने वाले, उनको मानने, इसलिए उसको फ्रंटियर गांधी बोला गया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद भीड़ और ज्यादा आक्रामक हुई और स्ट्रीट में आ गई। अब उसके बाद 1 महीने के बाद ही मई में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसका परिणाम क्या निकला? सोलापुर महाराष्ट्र में जितनी भी चीजें विच वर द सिंबल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिंबल थे, आइदर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, जितनी भी म्युनिसिपल जो ऑफिस, म्युनिसिपल कमेटी के जो ऑफिस थे, जितनी भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंबलाइज करी थी, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने अगेन ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जब ये वायलेंट हुआ, महात्मा गांधी ने जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, जब चोरी चोरा की घटना हुई, तो यहां भी इस आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। देन आफ्टर ए पैक्ट और एग्रीमेंट वाज डन बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, जो कब किया गया? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसके अनुसार महात्मा गांधी ने कंसेंट, सहमति दे दी इस चीज के लिए, टू टेक पार्ट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि जो दूसरा सम्मेलन होगा, जिसको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर, तो उसमें गांधी जी ने खुद पार्टिसिपेट करने की हाँ भर दी। फर्स्ट में भारत की तरफ से कोई नहीं गया था। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कब हुई थी ये? 1930 में, आफ्टर
साइमन कमीशन बात आया 1928 में, उसने प्रस्ताव रखा था। उसके बाद किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अनुमति दे दी कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, गए वहां, बट नो डिमांड वाज फुलफिल्ड, लेकिन इनकी किसी मांग को नहीं माना गया। द कन्वर्सेशन ब्रोक आउट, वहां इनकी जो बातचीत थी वो खत्म हो गई। ही रिटर्न बैक टू इंडिया, वापस भारत आए तो स्थिति बिल्कुल बदली हुई थी। इस प्रकार द मेजर लीडर लाइक गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू इन प्रिजन, उनको जेल में डाल रखा था। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एंड डिफरेंट लॉज वर मेड टू स्टॉप डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट एटसेट्रा, और टू डू रैलीज, जो रैलीज वगैरह की जाती है उन सब के ऊपर रोक लगा दी गई, ऐसे कानून बना दिए गए थे। देन आफ्टर गांधी जी अगेन कॉल्ड फॉर इट डिसओबीडियंस मूवमेंट, कंटिन्यू फॉर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने वापस भारत आने के बाद इसकी वापस शुरुआत की, लेकिन इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन जो बात शुरुआत में इतनी भीड़ जुड़ी और उसके साथ इसमें सहयोग किया गया, उतना इसके अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यही शुरुआत में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उतना दोबारा जब इन्होंने कॉल किया उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, तो वैसा कॉल दोबारा करने के बाद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाई द रिस्पॉन्स वाज नॉट देयर, इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं था, एंड व्हिच सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रुप्स डिडंट टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। इसमें कुछ ग्रुप थे जिन्होंने की विलिंग नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट करने, क्यों विलिंग नहीं थे, क्यों इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया, क्यों ये अपने इसने अपना मोमेंटम खो दिया। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. If you have any doubt regarding that particular topic, then you can ask. Thank you. Have a nice day.